मिस्ट्री जॉनर को एनिमे कैटेगरीज में किंग वाली पोजीशन मिलती है क्योंकि उसमें लगती है बुद्धि, प्लस इसमें होता है थ्रिल, एंड टू बी फेयर यही देखकर लोग एनिमेस को पसंद करना स्टार्ट करते हैं। दैट नोबडी What? ऊपर से एनिमे समाज में तुम्हारी इज्जत भी ज्यादा है अगर तुम मिस्ट्री एनिमेस देखते हो कंपेयर टू हैरम एंड एची वॉचर्स। वो अलग बात है कि इन्हें भी कल्चर्ड बोल के जस्टिफाई कर दिया जाता है, बट कम ऑन गाइस, Wake up to reality. दोज थिंग्स असाइड तो इस जॉनरा में ढेर सारे टॉप लिस्टेड एनिमेस हैं लाइक इरेज्ड, प्रॉमिस्ड नेवरलैंड्स, अनदर, टावर ऑफ गॉड्स, साइको पास, ब्लैक बटलर, बाकेमोनोगातारी। मतलब ये वीडियो खत्म हो जाएगा लेकिन ये लिस्ट नहीं। बट इस जॉनरा में इन बड़े टाइटल्स की लेयर्स के नीचे एक बुरा सच भी छुपा हुआ है, एंड सुनने में कुछ नया नहीं लगेगा कि अगर किसी नए मिस्ट्री एनिमे में कुछ यूनिक नहीं हुआ तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस उतने ही हैं जितने तुम्हारे मरीन कितागावा को अपना बनाने के। जिस कारण जो इस जॉनरा में 900 से भी ज्यादा एनिमेस हैं, उनमें से शायद आपने केवल 15 या 20 के ही नाम सुने होंगे। तो हाँ, नई एनिमेस के लिए दिक्कत की बात तो है, लेकिन अपोथेकेरी डायरीज उन एनिमेस में से नहीं जो आती तो बड़ी जोर से है लेकिन कुछ समय के बाद शांत हो जाए। बल्कि ये एनिमे अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी एंड स्टिल गोइंग हार्ड। और वो क्यों? क्योंकि इस एनिमे में हमें देखने मिलती है माओ माओ, एक वेल रिटर्न फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो कि बाकी एनिमेस में मिसिंग होती है, एंड यही सेम चीज फेयर एंड में भी है। तो इस बात को और शुगर कोट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फीमेल प्रोटैगनिस्ट होने बस के कारण ही ये एनिमे इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड वो है इसकी स्टोरी। तो अपोथेकेरी डायरीज बेस्ड एक लाइट नॉवल पर जिसके अब तक 15 वॉल्यूम्स आ चुके हैं, एंड इतनी बड़ी कलेक्शन होने के बाद भी इसकी स्टोरी काफी सिंपल है। माओ माओ को एक शादी से दिखने वाली लड़की के रूप में इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसे मेडिसिन, प्लांट्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड पॉइजन्स बहुत ज्यादा पसंद है। यस, पॉइजन। अब पॉइजन से प्यार होने के पीछे उसका सैडिस्टिक नेचर तो नहीं है? खैर, इस बात पे मैं अभी भी अनश्योर हूँ। हो सकता है कि वो थोड़ी सैडिस्टिक हो, पर इस टॉप लेवल की तो बिल्कुल नहीं। माओ माओ के इस प्लांट्स एंड मेडिसिन लव के पीछे के कारण है उसके पिताजी जो कि एक अपोथेकेरी है। अब अपोथेकेरी क्यों एंड एक डॉक्टर क्यों नहीं, तो ये पूरा एनिमे बेस्ड है चाइना के इंपीरियल टाइम पीरियड पर, जहाँ ये कोई फिक्शनल सिटी है जिसे कोई एम्परर रूल करता है। माओ माओ एंड उसके फादर एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जहाँ से एक दिन उसे कुछ लोग किडनैप करके रॉयल पैलेस में सर्वेंट के रूप में बेच देते हैं। अब नॉर्मली अगर ऐसा किसी के साथ होगा तो वो तो वहां से भागने का ही ट्राई करेंगे ना। अब यही तो कॉमन सेंस कहता है। लेकिन माओ माओ को इस इवेंट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और अपनी क्यूरियस पर्सनैलिटी के चलते वो यहाँ अपनी सर्विस पूरी होने तक रुकने का मन बना लेती है, क्योंकि वो एक रियलिस्ट है एंड उसे उसकी पोजीशन पता है कि वो एक कॉमनर है। तो इन हाईली वैल्यूड लोगों के सामने उसकी लाइफ कुछ भी नहीं, जिस कारण अगर वो गायब भी हो जाए तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो समझदार है एंड इस पूरे इवेंट को बस एक माइनर इनकन्वीनियंस बोलते हुए अपनी पोजीशन एक्सेप्ट कर लेती है। और इतने समय भी उसे अपनी नहीं बल्कि अपने पापा की चिंता है कि उन्हें खाना कौन दे रहा होगा। एंड इतना काफी ये कंफर्म करने के लिए वो बहुत मैच्योर है, होशियार है, मेडिसिन के बारे में जानती है, एंड ऊपर से वो कॉमनर है और उसकी लाइफ बस यही है। बात खत्म, बाय। Wake up. I said wake the fuck up. Sleepy time's over, little motherfucker. Let's go. अब जिस जगह पर माओ माओ को बेचा गया था वो बेसिकली एम्परर्स की कॉन्क्यूबेंस, एक तरीके से गर्लफ्रेंड्स का रहने का एरिया होता है। देखो, मैं गर्लफ्रेंड्स बोल रहा हूँ, वाइफ्स नहीं, तो चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है तुम्हारे लिए ना। माओ माओ चाहती थी कि वो यहाँ पर एक एनपीसी की जिंदगी गुजारे जिससे कि उस पर कोई खास नजर ना पड़े और वो लाइमलाइट में ना आए। लेकिन एक दिन रेयर पैलेस में एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कुछ टॉप लेवल्स की कॉन्क्यूबेंस के बेबीज बीमार पड़ जाते हैं, एंड बीइंग द मेन कैरेक्टर माओ माओ इसे अपना दिमाग का यूज करके बिना सबके सामने आए सॉल्व कर देती है। लेकिन माओ माओ के पास एक चीज की कमी है और वो है एक्सपीरियंस। ये बहुत रॉन्ग साउंड किया। मींस इस रेयर पैलेस में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी उसे पकड़ लेता है एंड माओ माओ के तेज दिमाग का यूज करने के लिए वो उसे अपने अंडर काम पर रख लेता है। एंड यहीं से स्टार्ट होती है माओ माओ की एपिक जर्नी, जिसमें वो आगे चल के और भी ऐसे मिस्ट्रीज को सॉल्व करी। एंड यस, उसके पॉइजन के प्रति सेंसिटिव दिमाग को देखते हुए उसकी पहली जॉब होती है एक पॉइजन टेस्टर की। तो विन विन फॉर माओ माओ। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, एज ऑलमोस्ट हर एपिसोड में कुछ ना कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट होता ही रहता है। लाइक किसी ने किसी को जहर देने का ट्राई किया, कोई मर गया, वगैरह वगैरह। क्या मतलब ये बड़े इंसिडेंट तो छोटे क्या होते हैं? एंड इन सारे इवेंट्स में आगे आती है माओ माओ, जिन्हें वो अपनी अपोथेकेरी नॉलेज एंड बेसिक साइंस का यूज करके सॉल्व करती है। अगर लूसीफर देखिए तो काइंड ऑफ उसी के जैसी है, और नहीं देखी तो सीआईडी मान लो। अब वो तो देखा ही होगा। इसके अलावा माओ माओ को गुस्सा भी आता है, लाइक दिस। ओह, दैट वाज क्रिस्प। तो यस, माओ माओ मेडिसिन एंड बेसिक साइंस के अलावा 2-4 हाथ चलाना भी जानती है, जो कि जरूरी भी है क्योंकि लोग प्रैक्टिकल के बिना समझते नहीं है ना। अपोथेकेरी डायरीज की ओरिजिनल जॉनरा के अलावा इसमें 3 और चीजें भी इन्वॉल्व है, जो कि है ड्रामा, कॉमेडी एंड रोमांस। हर एपिसोड में मिस्ट्रीज तो ढेर सारी सामने आते हैं, लेकिन इन मिस्ट्रीज के साथ बहुत सारी चीजें भी जुड़ी हुई होती है। लाइक इन सारे इवेंट्स के अलावा इस एनिमे की अपनी खुद की एक स्टोरी है जो ओवर द एपिसोड्स प्रोग्रेस करती है, जिसमें इन्वॉल्व है माओ माओ, उसकी करंट लाइफ एंड उसकी बैक स्टोरी, जो कि घूम फिर कर आगे चल के इसी रेयर पैलेस से कनेक्ट होती है। बिना ज्यादा घुमाए एंड कहानी को लंबा खींचे स्टोरी हर एपिसोड के साथ कुछ नया प्रेजेंट करती रहती है, जिससे इंटरेस्ट कभी भी ड्रॉप नहीं होता। और अगर किसी एपिसोड में स्टोरी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, देन माओ माओ की काइंड ऑफ रोमांटिक लाइफ तो इंटरेस्ट को होल्ड करके ही रखती है।
अब जिस रॉयल पैलेस में माओमाओ को बेचा गया था उसे एम्परर की कॉन्क्यूबेंस के लिए बनवाया गया था, तो वहाँ फिजिकल लेबर के लिए मेल्स को हायर नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहाँ रह के उनके विचार डोल जाते और काम तो उनसे होता नहीं, जो कि ऑब्वियस है। तो यहाँ के लिए यूनक्स को काम पर रखा जाता था, जो कि बेसिकली मेल्स ही होते हैं, लेकिन इनका एक काफी एसेंशियल पार्ट काट के इनके हाथ में दे दिया गया था जिससे ये रिप्रोड्यूस ना कर पाए। जोक्स असाइड, ये चाइना में एक रियल चीज थी जिनका मेंशन 146 AD में एम्परर हुआन ऑफ हान के रेन के दौरान में पाया गया है। ये वन ऑफ द 5 पनिशमेंट्स में से एक था और इंपीरियल सर्विस में जॉब पाने का एक तरीका भी। साउंड्स पेनफुल। तो इन्हीं में से एक इनका एक चीफ यूनक होता है जो कि डायरेक्टली इन कॉन्क्यूबेंस को सर्व करता है, जिसका नाम होता है जिनशी। अब अभी तक तो जिनशी को एक यूनक का ही टाइटल मिला हुआ है, लेकिन जितना उसके बारे में दिखाया गया है तो इससे मैं 90% श्योर हूँ कि जिनशी एक नॉर्मल मेल है एंड यहाँ वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। अब वो क्या है वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन ये तो है कि वो सभी लेडीज के बीच में काफी फेमस है। बट माओमाओ को ये उतना कुछ खास नहीं लगता। अगर तुम्हें ऊपर ऊपर से बताया जाए तो यही वो बंदा है जिसने माओमाओ को हायर किया था एंड एनिमे में आगे चल के इसके मन में माओमाओ के लिए फीलिंग्स भी आने लगती है। देखो, देख कर तो यही लग रहा है एंड इसको लेकर सवाल भी कई सारे हैं कि क्या ये सही है, क्योंकि माओमाओ इज ओनली 17। लेकिन डोंट वरी, वैसे तो मामा पूरे एनिमे में बहुत ही कम जगह अपने रिएक्शंस देती है एंड मोस्टली उसका स्वभाव काम ही समझ में आता है, लेकिन जिनशी के सामने उसके रिएक्शंस ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रहते हैं। जिन्हें नोटिस करोगे तो समय के साथ वो भी मेलो डाउन हो जाते हैं। नाउ असाइड फ्रॉम दीज टू, अपोथेकेरी डायरीज और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स की लाइफ को हमसे इंट्रोड्यूस करता है, जिनके अपने भी खुद के कुछ चैलेंजेस हैं एंड साइड कैरेक्टर्स होने के बाद भी इनका बैकग्राउंड स्टोरी से रिच है। लाइक ये डॉक्टर जो भी एक यूनक है, लेकिन उसके इस रॉयल पैलेस में आने के पीछे की कहानी भी काफी सीरियस है। ये कैरेक्टर्स उसी थ्योरी पर बेस्ड है जहाँ पर हर कोई अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर है एंड उनकी लाइफ भी स्ट्रगल से पैक्ड है, जिन्हें हम देखते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, जिस चीज को अपोथेकेरी डायरीज हमें बहुत अच्छे से शो करता है एंड इसी वजह से हम इनसे कनेक्ट कर पाते हैं। और रही बात माओमाओ की स्टोरी की, तो वो तो एंटरटेनिंग है ही। भले ही वो एक काम एंड डिसिप्लिन लड़की लगे, लेकिन अगर उसके सामने पॉइजन्स या मेडिसिन की बात हो जाए तो उसका नेचर 180 डिग्री स्विच हो जाता है। इसके अलावा भी इस एनिमे में बहुत सारी कॉमेडिक इंटरेक्शंस हैं जो कि इस पूरे एनिमे को ओवर ड्रामेटिक या मिस्टीरियस नहीं होने देते। एज माओमाओ खुद काफी जगह पर कुछ ना कुछ कॉमेडिक करते हुए दिखी जाएगी। ध्यान रखना, ये कैट वुमन भी बन सकती है, जो कि उसकी एक सुपर पावर है। ना, जस्ट किडिंग, इसमें कोई सुपर पावर या पैरानॉर्मल इन्वॉल्व नहीं है। आर्ट स्टाइल कभी कभी शिफ्ट हो जाता है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऊपर से माओमाओ के ओवर थिंकिंग, मोर लाइक ओवर कॉन्फिडेंस वाले डिसीजन देखकर मजा भी आता है, जहाँ वो चाहती तो कुछ और है लेकिन होता कुछ और ही है। एंड जरूरी भी है क्योंकि माओमाओ भी आखिर एक ह्यूमन ही तो है। इस सिमिलर जॉनरा में अपोथेकेरी डायरीज ही अकेली एनिमे नहीं है, बल्कि इसके जैसे और भी सिमिलर एनिमेस आपको देखने मिलेंगे, लाइक रेवन ऑफ द इनर पैलेस, स्नो वाइट विद रेड हेयर, गोसिक, नॉट यू, सेंट्स मैजिक इज ओमनीपोटेंट। तो ये सब भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में अपोथेकेरी डायरीज एक फाइन क्राफ्टेड प्रोडक्ट लगती है। अगर कम शब्दों में बताया जाए तो अपोथेकेरी डायरीज एक परफेक्ट मिक्स है जो कि बहुत ही कम देखने मिलता है एंड ये बाकियों से कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करता। इसमें मिस्ट्री है, ड्रामा है, रोमांस एंड कॉमेडी भी है, लेकिन इनमें से कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता। जैसे एनिमे को सीरियस होना चाहिए रहती है, जिस कारण आप क्यूरियस रहोगे कि आखिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। वहीं पर कुछ न्यूअर एनिमेस एक स्पेसिफिक पोर्शन पर फोकस करते हैं, व्हिच कैन बी गुड, बट इस कारण उनका स्टार्ट तो बहुत खतरनाक होता है, बट ओवर द टाइम एक ही थीम रेगुलर वॉचर्स के लिए एनिमे को थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी बना देती है एंड धीरे धीरे उनका एनिमे पर से इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। नतीजा, वो लोग सीरीज ड्रॉप कर देते हैं। वहीं पर अपोथेकेरी डायरीज अपनी स्टोरी टेलिंग एंड थ्रिल से व्यूअर्स को बांध कर रखती है। और अभी तो एनिमेशन की बात की ही नहीं मैंने, वेल इसे बनाया है तोहो ने, तो एनिमेशन इज रियली गुड। चाहे फिर वो बात हो कलर पैलेट्स चूज करने की या शॉट्स पोजीशनिंग, सब कुछ एकदम कैलकुलेटेड फील होता है, जो कि किसी भी एनिमे को अपीलिंग बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू सीन्स को उनकी इंटेंसिटी मिलती है। प्लस म्यूजिक एंड एसएफएक्स तो एकदम परफेक्ट है, मींस जस्ट वॉच इट, मजा पूरा आएगा। नहीं आया तो मैं यही हूँ। इस एनिमे के पहले सीजन में 24 एपिसोड्स हैं, तो अगर ये पसंद आया और इसके आगे पढ़ने का मन है, देन इसकी मांगा के एट प्रेजेंट 70 चैप्टर्स अवेलेबल हैं, जिसमें लेटेस्ट एपिसोड चैप्टर 40 पर एंड होगा, तो उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। बट माइंड दैट कि आपको एनिमे एंड मांगा में थोड़ा डिफरेंस देखने मिल सकता है, और इतने से भी पेट नहीं भरेगा, देन गो फॉर द लाइट नॉवल। इसके 15 वॉल्यूम्स आ चुके हैं एंड ये अभी भी कंटिन्यूएशन में, तो अगर उस कुएं का पानी पीना है तो वॉल्यूम 4 से स्टार्ट करना। बाकी मैं भी आगे पढ़ूंगा क्योंकि वीडियोस भी तो बनानी है, अरे कट सॉरी, स्टोरी भी तो कवर करनी है। बाकी अगर तुमने ये एनिमे देख लिया तो तुम्हें कौन सी मिस्ट्री पसंद आई कमेंट्स में बताना, देखते हैं कि कितने लोग उस पर सहमत होते हैं। और अगर अब तक नहीं देखा देन बिल्कुल भाई यू शुड वॉच इट, क्योंकि कोई हार्म ही नहीं इसमें, एज शो ऑलमोस्ट परफेक्ट है एंड माओमाओ की एक वेल रिटर्न डेली येट मिस्टीरियस लाइफ दिन के किसी भी समय आराम से एंजॉय की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज की एनिमे एंटरटेनिंग तो है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल चीज सिखाती है जो कि आमतौर पर लोग ओवरलुक कर देते हैं, एंड वो ये है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी होता है, बस उसे ढूंढना आना चाहिए। एंड आज के लिए इतनी फिलॉसफी काफी होगी। ऐसे ही एनिमेस एंड मांगा न्यूज से फिलोसफिकली कनेक्टेड मीनिंग कॉट अप रहने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर कुछ और होलसम एनिमेस ट्राई करना चाहते हो तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना। एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।